प्रिय बच्चों, आज हम पौधों के रोगों का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। पादप रोग पौधों में पैदा होने वाली वो अवस्थाएं हैं, या यूँ कहिए कि सामान्य अवस्था से विचलन होने के कारण जो रोगजनक है वो एवं परपोषी उसमें होने वाली प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप बाहरी रूप से दिखाई देती हैं, उन्हें हम रोग कहते हैं। तो रोगों को हम कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसमें पहला है कि रोग होने के कारकों या पैथोजेंस के कारण अकॉर्डिंग टू कॉजेज एजेंट्स ऑफ द प्लांट डिजीज। इस कैटेगरी में अगर हम देखें तो इनको हम मूल रूप से 3 प्रकार के कारकों में बांट सकते हैं। बायोटिक कॉजेज या जीवित रोगजनक, मेजोबायोटिक कॉजेज या मध्य जीवित रोगजनक, और एबायोटिक कॉजेज या अजीवित कारकों द्वारा। तो जो बायोटिक कॉजेज है, बायोटिक कॉजेज के अंदर मेनली जो हमारे माइक्रोजम्स हैं उनमें आते हैं। तो पहला जो, क्योंकि अधिकांश जो रोग हम अध्ययन करते हैं वो कवकों के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा फैलते हैं। तो ऐसे जो रोग होते हैं उनको हम कवक जनित रोग कहते हैं। अगर साधारणतः आप कवक जनित रोग देखें तो उनके अंदर धब्बे प्रदर्शित हो जाते हैं, क्लोरोफिल का ह्रास देखा जा सकता है। इसी प्रकार उन कवकों की जो वृद्धि है वो वृद्धि भी पादप कोशिकाओं के अंदर, पादप कोशिकाओं के मध्य और पादप काय के सतह पर, पादप काय के अंदर डेवलप हुए उनके कवकजाल और बीजाणुओं के कारण भी प्रदर्शित हो सकते हैं, या उनके कारकों, उनके द्वारा इंटरेक्शन जो होती है उनके द्वारा भी, प्रकट लक्षणों के द्वारा भी इनको पहचाना जा सकता है। तो इस प्रकार के जो पौधों में रोग पैदा होते हैं उनको पहली कैटेगरी, या यूँ कहें कि हम कवकों के द्वारा होने वाले रोगों में रखते हैं। उदाहरण के तौर पर आप गेहूं का रोली रोग ले लीजिए, आलू का अंगवारी रोग ले लीजिए, इसके अलावा आप टमाटर का मृदु रोमिल रोग ले लीजिए। ये सारे रोग जो है इसी कैटेगरी के उदाहरण हैं। नंबर 2, इस कैटेगरी में हम लेंगे बैक्टीरिया के द्वारा या जीवाणु के द्वारा फैलने वाले रोग। तो जो पौधे हैं उनके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, जैसे जैंथोमोनास है, स्यूडोमोनास है, इरविनिया है, इनके द्वारा जो रोग फैलाए जाते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सामान्यतः अगर बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोग लक्षणों को हम ध्यान से देखें तो उनके अंदर जहाँ भी हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि वाटर शॉक्ड लेजन, या यूँ कहते हैं कि जल सिक्त धब्बे। जल सिक्त धब्बे का मतलब ये हुआ कि जब आप धब्बे को देखेंगे तो धब्बे के ऊपर आपको एक बॉर्डर सा नज़र आएगा। इसको समझने का, अगर आप सामान्य रूप से समझने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि जैसे आपका कोई कपड़ा है, उसके ऊपर पानी गिर गया और पानी सूखने के बाद अगर आप उस कपड़े को वॉच करें तो दूर से देखने पे तो आपको नहीं लगेगा कि कपड़ा सूख गया है, लेकिन जब आप उसको नज़दीक से देखेंगे तो उसमें एक हैलो या सीमा बनी हुई नज़र आएगी। तो ऐसा ही अगर पौधे के जो पत्ते हैं उनके ऊपर आपको सीमाएं नज़र आएँ तो इसका मतलब इस तरह के जो धब्बे होते हैं उनको हम जल सिक्त धब्बे कहते हैं। सामान्यतः जो बीजाणु जनित रोग हैं वो मॉइस्चर कंटेंट या नमी की उपलब्धता या फ्री वाटर के टाइम अधिक
प्रभावी होते हैं, दिखाई देते हैं। और उसका कारण होता है क्योंकि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो पानी की उपस्थिति के अंदर अधिक इन्फेक्शन करते हैं। उसका कारण है क्योंकि उनके अंदर फ्लैजेला होते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट पॉसिबल होता है। तो सरफेस जब स्मूथ होगी तो ये सब इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो जीवाणु का अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैंथोमोनास बैक्टीरिया के कारण होने वाला सबसे कॉमन रोग नींबू का कैंकर रोग या कहीं कहीं इसको खर्रा रोग भी कहते हैं। इसी तरह से जो ब्लैक रॉट ऑफ लूसीफर या यूँ कह दें कि आपकी जो पत्ता गोभी वगैरह हैं उनके ऊपर जो धब्बे पैदा होते हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसी तरह से आप कॉटन के अंदर भी एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो आता है वो भी बैक्टीरिया के कारण आता है। तो बैक्टीरिया के जितने भी रोग हैं वो उनका जो टारगेट है वो फल हो सकता है, टहनियाँ हो सकती हैं और पत्ते हो सकते हैं, लेकिन उन पे एक जो कॉमन त्वकों पे होने वाले रोगों से जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस रहता है कि उसके अंदर वाटर शॉक लेजेंस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है एल्गी द्वारा या शैवालों के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। वैसे अधिकांश एल्गी त्वकों एवं जीवाणु के मुकाबले प्लांट पैथोजेनिक नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे शैवाल भी हैं जिनके द्वारा रोग पैदा किए जाते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो चाय के बागानों में फैलने वाला रोली रोग सेफेलोपोडियस जो है के कारण होता है, तो वो इसका एग्जाम्पल पे ले सकते हैं आप। प्रोटोजोआ के द्वारा भी बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ विशेष रोग उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कॉफ़ी के बागानों में जो पैदा होते हैं उनके जो फ्लोएम का पार्ट होता है उसमें उत्तक या नेक्रोसिस देखने को मिलता है। तो वो जो रोग है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। सूत्रकृमियों के द्वारा पैदा होने वाले रोग जीवाणु, विषाणु, त्वक की तरह ही सूत्रकृमियों का भी पादप रोग पैदा करने में एक महत्वपूर्ण रोग है योगदान होता है। क्योंकि सूत्रकृमि प्राय मृदा में रहते हैं और मृदा में पौधे की जड़ें फैलती हैं और वहाँ वो मृदा के जो कण हैं उनके मध्य संपर्क स्थापित करती है। वहाँ से एब्जॉर्प्शन के द्वारा न्यूट्रिएंट्स और फूड मटेरियल प्लांट्स के लिए ग्रहण करती है। और नेमेटोड्स भी वहीं रहते हैं। तो ये नेमेटोड्स उन जड़ों के अंदर सेमी पैरासाइट के रूप में या कंप्लीट पैरासाइट के रूप में संक्रमण कर देते हैं, और जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, या जो टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं वो पौधों पे प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण पौधों के ग्रोथ नहीं हो पाती और हम उसे सूत्रकृमि जनित रोग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जड़ गांठ रोग। जितने भी वेजिटेबल डिजीज़ हैं उनकी सीडलिंग्स के अंदर रूट नॉट डिजीज एक कॉमन डिजीज है। इसके अलावा आप मोलिया डिजीज़ कह सकते हैं, ईयर कॉकल डिजीज़ कह सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इस कैटेगरी के रोग कहलाते हैं। फाइटोप्लाज्मा के द्वारा पैदा होने वाले, तो जो फाइटोप्लाज्मा है उनके द्वारा, जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल या बैंगन का लघुपर्ण रोग है, वो एक मुख्य रोग है, वो इनकी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसी तरह से स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा भी, जैसे मक्का के अंदर स्टंट जो रोग होता है, बौनापन रह जाता है, वो स्पाइरोप्लाज्मा के कारण होता है। इसी कैटेगरी में बायोटिक में अगर आप देखें तो पैरासिटिक प्लांट्स या फेनोरोगैम्स को भी कभी कभी रख लिया जाता है। तो इसमें
हालांकि ये डायरेक्ट कोई डिजीज़ नहीं पैदा करते हैं, लेकिन क्योंकि ये पैरासाइट होते हैं और न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, तो इससे जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है वो परपोसी को ख़त्म हो जाती है। नतीजा ये होता है कि उसकी जो सामान्य शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो पाती हैं, और नतीजा ये होता है कि पौधा सूखने लगता है, पीला पड़ता है, फिर सूखने लगता है, फिर मर जाता है। तो एक तरह से इसलिए इन फाइनोरोगैम्स को भी हम बायोटिक फैक्टर्स के अंदर रखते हैं। सेकंड जो कारक है जिनके बेसिस पे हम कहते हैं उसे मध्य जीवित रोग कारकों के द्वारा होने वाले रोग या मेजोबाइटिक। मेजोबाइटिक का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या जो कि नए जीव की कैटेगरी में आते हैं, नए निर्जीव की कैटेगरी में आते हैं, तो उनमें मुख्यतः विषाणु, वायरॉइड्स, वायरोसाइट्स आदि आते हैं। तो उसमें पहला है विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। तो उदाहरण सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो आपका है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि विषाणु के द्वारा फैलता है। और जैसा कि विषाणु के बारे में हम जानते हैं कि वायरस एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टिव एंटिटी है which multiplies intercellularly and which lives like a inert material outside the cells। तो ये जो विषाणु हैं इसलिए इस कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि जब ये बाहर होते हैं तो बिल्कुल सामान्य कणों की तरह होते हैं, अंदर जाते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और जीवों के जो डीएनए हैं उसको अपने डीएनए में रेप्लिकेट करके अपने नंबर्स को वृद्धि करते हैं, जिसका प्रभाव परपोसी पर पड़ता है। दूसरा है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स एक तरह से वो जीव संरचनाएं हैं जो डायनर ने खोजी, जिनमें कि बाकी तो ये विषाणु से मिलते हैं, फ़र्क इतना सा होता है कि इनके अंदर कैप्सिड नहीं होता है। यूँ कहें कि ये नेकेड न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि इन्फेक्टिव होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पिंडल ट्यूबर वायरस और पोटैटो या आलू का तर्क कंद रोग। जो रोग है वो वायरॉइड्स की कैटेगरी द्वारा फैलने वाले रोगों की कैटेगरी में आता है। पैथोजेंस के जो फैक्टर्स हैं उसको एबायोटिक कॉजेज़ को हम डिजीज के अलावा डिसऑर्डर्स भी कह देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से वो किसी भी वजह से पैदा हुई हो, वो चाहे सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर कोई कमी है या पैथोजेंस में के द्वारा डेफिशिएंसी क्रिएट की गई है, पैदा होते हैं, उन्हें हम डिसऑर्डर्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न विकार, जैसे चावल का खैरा रोग। जिंक डेफिशिएंसी की वजह से जो आपका राइस है उसके अंदर एक खैरा रोग हो जाता है। प्रोफेसर नैने ने इसको खोजा था। और इसी तरह से ऑक्सीजन की कमी से आलू के अंदर जो ब्लैक रॉट ऑफ पोटैटो होता है, अगर आप आलू को काटेंगे तो आलू बाहर से देखने में आपको स्वस्थ लगता है, लेकिन जब आलू को हम काटते हैं तो अंदर एक काली सी रिंग दिखाई देती है। वो सामान्यतः ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। और ऐसा इसको हम कई बार स्टोरेज डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जहाँ स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज वगैरह में आलू डाला जाता है वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर एरेशन नहीं होता है या किसी तरह से कमी रह जाती है, तो उसकी वजह से ये रोग डेवलप हो जाता है। तो इसको हम ब्लैक रॉट ऑफ पोटैटो कहते हैं। उच्च या निम्न ताप से उत्पन्न होने वाले रोग, जैसे पाला पड़ जाता है या फूल जल जाते हैं या गर्मी के कारण सन स्कॉल्ड जिसको कहते हैं वो बीमारी पैदा हो जाती है, उन्हें इस कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरह से हवा में फैले प्रदूषण के कारण भी कुछ रोग पैदा होते हैं, जैसे आम का काला सिरा रोग, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। ये सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन के एनवायरनमेंट में होने के कारण, जहाँ पर सामान्यतः ईंटों के भट्टे होते हैं, वहाँ ये रोग देखने को मिलता है। ये डिसऑर्डर्स
की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हुए जो रोगों का वर्णन जो कि पौधों के रोगजनक के कॉजेज हैं उनके बेसिस पे हम इस क्लासिफिकेशन को करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन जो डिजीज का किया जाता है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अक्रेंस एंड सीवियरिटी, मीन्स जो क्षेत्रफल, उग्रता एवं घटना के आधार पर रोगों का फैलना। इसमें सबसे पहले स्पोरेडिक डिजीज होती हैं, या यूँ कहिए हिंदी में इन्हें कदाचित या छिटपुट होने वाले रोग। वे रोग जो कभी कभी कम गंभीर रूप से और कहीं कहीं प्रकट होते हैं। इस तरह के जो रोग होते हैं उनको हम स्पोरेडिक डिजीज कहते हैं। हिंदी में वह पादप रोग जो अनियमित अंतरालों पर यदा कदा कहीं कहीं पर बहुत थोड़े एग्जाम्पल के रूप में उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम स्पोरेडिक डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल है ककड़ी का कोणीय पत्ती धब्बा रोग, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कुकम्बर इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरे हैं स्थानिक रोग या एंडेमिक डिजीज। ये वो रोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कंटिन्यूस मोर और लेस सीवियर कंडीशंस के अंदर बने रहते हैं। इन्हें हम एंडेमिक डिजीज कहते हैं। हिंदी में वह पादप रोग जो एक विशेष स्थान पर स्थायी रूप से सामान्य से लेकर उग्र रूप में उपस्थित रहता है, उसे हम स्थानिक रोग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आलू का वाट रोग जो कि पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग क्षेत्र में स्थायी रूप से बना रहता है। इसी तरह से आलू का गोल्डन नेमेटोड्स या जो कि तमिलनाडु एरिया में बना रहता है। कुछ लोग आपके बाजरे का जो अर्गट है उसको भी राजस्थान के पर्टिकुलर एरिया में एंडेमिक के नाम से जानते हैं। तीसरी प्रकार का जो रोग ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस हम क्लासीफाई कर सकते हैं वो है आपका एपिडेमिक या महामारी रोग। ऐसी डिजीजेज जो लार्जर एरिया पे बहुत अधिक गंभीरता से सीवियर फॉर्म में पीरियोडिकली मीन्स कभी कभी मिलते हैं, तो इस जिसके कारण विशाल रूप से फसल को और आर्थिक हानि होती है, मनुष्य को आर्थिक हानि होती है। इन रोगों को इस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। हिंदी में अगर आप देखें तो महामारी शब्द का प्रयोग मानव को ऐसे रोगों के लिए किया गया जिनसे बहुत सारे लोग एक साथ प्रभावित होते हैं। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए जब ये स्थिति पौधों और जानवरों में पैदा होती है, तो जब पौधों में पैदा होती है तो उसे एपीफाइटोटिक, और जब जानवरों में पैदा होती है तो एपीजूटिक कहते हैं। तो महामारी का हिंदी में इसे पादप महामारी जनित रोग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं गेहूं का रोली रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, चावल का झोंका या ब्लास्ट रोग, आलू का पछेती झुलसा या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ऐसे हैं ये सभी रोग इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इन्होंने हिस्ट्री कन्वर्ट की है, या यूँ कहिए कि मानव सभ्यता को इन्होंने प्रभावित किया है। नेक्स्ट है पेंडेमिक डिजीज। जब कोई रोग किसी कॉन्टिनेंट लेवल पे मोर और लेस सीवियरिटी के साथ उपस्थित होता है, तो इस तरह के जो रोग हैं उसे हम पेंडेमिक या हिंदी में सर्वव्यापी डिजीजेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और गेहूं का रस्ट को इस कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ये विश्व के सभी भागों में लगभग पाई जाती हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स या
फसलों के आधार पर, फसलों को जैसे हम बांटते हैं, क्लासिफिकेशन अगर आप फसलों का पढ़ेंगे तो ये धान्य फसलें हैं, ये पल्सेस फसलें हैं, ये वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, ये फ्रूट्स क्रॉप्स हैं, ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, ये मेडिसिनल क्रॉप्स हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हैं, तो इन डिफरेंट क्रॉप्स में होने वाले डिजीज को या रोगों को भी हम उन्हीं के आधार पर कह सकते हैं कि फसलों में होने वाले, धान्य फसलों में होने वाले रोग, उदाहरण के तौर पर गेहूं का रोली रोग, जौ का कंडवा रोग, इसमें आ जाएंगे। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि दलहनी फसलों में होने वाले रोग, तो जो पल्सेस हैं उसमें चने का उकटा रोग, मूंग का पीला मोजेक रोग इसके एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से डिजीज ऑफ ऑयलसीड क्रॉप्स को हम या तिलहनी फसलों के होने वाले रोग में लेंगे तो सरसों का सफ़ेद रोली रोग, मूंगफली का टिक्का रोग इसमें हम रख सकते हैं। सब्जियों के वेजिटेबल्स में होने वाले जो डिजीज़ हैं उनको हम करेंगे तो आलू की पछेती अंगमारी, टमाटर का पर्ण कुंचन को इसमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फलों में होने वाले रोग या डिजीज ऑफ फ्रूट प्लांट्स को हम कहेंगे तो इसमें नींबू का कैंकर रोग, आम का छाछा रोग इसमें हम रख सकते हैं। बागानों और फसलों के रोग, डिजीज ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स में हम कहेंगे तो इसमें चाय के लाल रोली रोग को हम या कॉफ़ी का रोली रोग को इस कैटेगरी के अंदर हम रख सकते हैं। इसी तरह से औषधीय फसलों के रोग में हम गंवार पाठा का तना गलन और तुलसी का उकठा रोग को इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। चौथा जो हमारा प्रकार है वर्गीकरण का, वो है पोषण की न्यूनता या डिसऑर्डर्स के कारण जब पौधे की ये विकृति किसी अजैविक कारक के कारण होती है तो इसे हम डिसऑर्डर्स या विकार की संज्ञा देते हैं। उदाहरण है इसके मृदा में आवश्यक तत्वों की कमी के कारण ये उपस्थित होता है, जैसे धान का खेरा रोग, मैग्नीज की कमी से जई में होने वाला दूसरा रोग, इसे हम ग्रे स्पैक्स भी कहते हैं। कैल्शियम की कमी के कारण होने वाले टमाटर के पुष्प क्रम गलन रोग या ब्लॉसम एंड रोट, और इसी तरह से फूल गोभी में बोरॉन मॉलिब्डेनम की कमी से होने वाले विपटेल रोग इस कैटेगरी में हम रखते हैं। हालांकि पांचों प्रकार का क्लासिफिकेशन प्रचलन में नहीं है, लेकिन क्योंकि हम फसलों को ऋतुओं के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, ये जायद क्रॉप है, तो एक कॉन्सेप्ट आजकल ये दिया जा रहा है या मांग की जा रही है कि फसलों को जो है ऋतुओं के आधार पर भी रोगों को वर्गीकरण किया जाना चाहिए। तो उसमें वर्षा ऋतु में होने वाले रोग, तो इसमें हम बाजरा की मृदु मलोमिल रोग, आसिताएँ, चावल का ब्लास्ट रोग, कपास का जड़ गलन रोग, आर्द्र गलन रोग आदि को देते हैं। सामान्यतः जो वर्षा ऋतु है उसमें क्योंकि वर्षा की अधिकता रहती है और मॉइस्चर अधिक रहता है, तो ऐसे ग्रुप के फंगस जिनके अंदर की वाटर फिल्म की मूवमेंट के लिए आवश्यकता होती है, एग्जाम्पल के तौर पे ओमाइसीड्स में से जो जनित रोग हैं जिनमें जो स्पोर्स की संरचना होती है वो अधिक प्रभावित देखे गए हैं। तो इसलिए वर्षा ऋतु में जो भी वर्षा ऋतु में फसलें बोई जाती हैं उनमें होने वाले सभी रोगों को हम इस कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। तो उसमें पैथोजन के साथ साथ एक अत्यधिक आर्द्रता की उपलब्धता और अधिक तापक्रम का होना, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। शरद ऋतु में होने वाले रोग,
क्योंकि विंटर्स में टेम्परेचर डाउन हो जाता है और आर्द्रता भी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो इस ऋतु में हम देखें तो बैक्टीरियल डिजीज़ के मुकाबले फंगल डिजीज़ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को अधिक टेम्परेचर और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो फिर भी हम शरद ऋतु में होने वाली जितनी भी फसलें हैं उनमें जो भी रोग होते हैं, उदाहरण के तरह आपका गेहूं का रोली रोग भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, तो सरसों का रोली रोग भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रीष्म ऋतु में होने वाले रोग। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में अधिक टेम्परेचर होता है, तो एक तो टेम्परेचर की अधिकता का प्रभाव पौधों पर पड़ सकता है, बर्न वगैरह इस कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। दूसरा, गर्मी की ऋतु में अधिकांश फसलें नहीं उगाई जा सकती, तो जो कुकरबिट्स वगैरह जो हाई टॉलरेंट टेम्परेचर टॉलरेंट क्रॉप्स हैं उन्हीं को उगाई जा सकती है, तो उन पर होने वाले जो रोग हैं उनको भी हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आज हमने इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस पर डिस्कस किया है। धन्यवाद।